ओके। आज जो है इस कोर्स का दूसरा जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 2, एंट्रोपी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। एंट्रोपी एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर। आपको पता है कि मैटर और एनर्जी जो है ये इंटरलिंक है। फिज़िक्स में हम जो है इसी को डिस्कस करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, आइडियालॉजीज़ हैं, ये जो है अपनी लीस्ट एनर्जी की तलाश में रहते हैं। ये अपने आप को सेट करते हैं जहाँ पे इनकी एनर्जी मिनिमम हो, उसकी तरफ इनका जो है रुझान होता है। ये उस तरफ अपनी स्टेट को चेंज करते हुए उस तरफ जाते हैं। जिस तरह ही ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ही आप ये गिरता है और ये अपनी जो एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी से ये लोएस्ट जो है एनर्जी की तरफ मूव करता है। और आपने देखा जैसे ही ये गिरता है, मूव करता है टुवर्ड्स लोएस्ट एनर्जी, तो ये डिसऑर्डरनेस जो है इसमें आ जाती है। और इसी डिसऑर्डरनेस को हम जो है वो एंट्रोपी कहते हैं। ओके, फैक्ट्स ऑफ लाइफ इज़ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। कि जो जितनी भी यूनिवर्स की अगर ओवरऑल एंट्रोपी देखी जाए, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो हम अगर मेजर करें तो ये हमेशा से ही जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। ओके, ये जो है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस एग्जांपल में जो है वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो ग्लासेस हैं। एक गिलास में जो है वो आइस है और दूसरे गिलास में जो है वो पानी है। और हमें जो अभी अभी डिफ़ाइन किया है, एंट्रोपी किया है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा जो है वो डिसऑर्डर्ड है। आप सभी को पता है कि जो सॉलिड होता है या क्रिस्टल जो होते हैं वो मोर ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। उसमें मॉलिक्यूल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं मोशन में, उनकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है और वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। और पानी लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं और वो मूव करते रहते हैं, तो वो डिसऑर्डरनेस होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आइस है ये ज़्यादा सॉरी आइस जो है इस ये जो है इसकी इंट्रोपी जो है वो लेस है और जो वाटर है उसकी एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया यही कि एंट्रोपी कब इंक्रीज़ होगी, जब आइस का ब्लॉक मेल्ट होगा, ठीक है। और आपको पता है और डिक्रीज़ कैसे होगी, जब वाटर से दोबारा आइस बनाई जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, आपने देखा कि आइस से पानी बनना, लिक्विड फॉर्म में जाना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और लिक्विड से आप दोबारा जब आइस बनाते हैं तो आपको जो है नॉन स्पॉन्टेनियस अमल यानी कि वर्क करना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि यूनिवर्स जो है उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है। रेफ्रिजरेटर से आपको लग रहा होगा कि कूलिंग काज हो रही है ना उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। और इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर काम करना पड़ रहा है। वही वाली बात जो अभी अभी हमने ऊपर बताई कि ये पानी से आइस बनाना जो है उसे इंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तो ओवरऑल लग रहा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर इंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी जो हीट को जो है वो इन्वायरमेंट में दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट को जब इन्वायरमेंट में दे रहे हैं तो सराउंडिंग में जो गैस है या उसमें ये एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जितनी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा जो एंट्रोपी जो है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा लिखा है हमने यहाँ पे कि मेल्टिंग अगर किस तरह, मतलब किसकी एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है, किस फेज़ की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि अभी अभी हमने रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट देखा था कि वो लिक्विफाई होता है उसके बाद या सॉलिड बनता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन बाहर गैस मौजूद है, ठीक है। तो गैस बाहर मौजूद है, तो जब वहाँ की हीट को निकाल के इन्वायरमेंट को दिया जाता है तो इन्वायरमेंट की एंट्रोपी जो रेफ्रिजरेटर की एंट्रोपी से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मेल्टिंग प्रोसेस या फ्यूजन, ठीक है।
उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास लिक्विड जो है उसकी एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा है। वेपोराइजेशन में गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा होगी। हीटिंग में जो है एट टेम्परेचर 2 जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा होगी एट टेम्परेचर T1 इफ़ अगर T2 ग्रेटर है T1 से। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे ही मतलब अगर एंट्रोपी एट T2 है और एक एंट्रोपी एट T1 है तो एंट्रोपी एट T2 लाजमी तौर पर ज़्यादा होगी अगर टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा। इसी तरह डिज़ोल्विंग, अगर आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन बन रहा है उसकी एंट्रोपी जो है वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से अलहदा होगी, यानी कि अलहदा आप इसकी मेजर करेंगे सॉल्वेंट की और अलहदा आपके पास एंट्रोपी होगी सोल्यूट की। दोनों को सम करके जो टोटल एंट्रोपी बनेगी वो भी कम होगी सोल्यूशन से, यानी कि सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसी तरह मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सिटी, एटॉमिक कम्प्लेक्सिटी, न्यूट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इस साइड पे लिखा गया है, इस साइड पे आना चाहिए था। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे और जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स या उतनी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट जो है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे, उतनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स मौजूद होंगी तो उतने ही ज़्यादा जो है वो उसकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट मोर एंट्रोपी। ओके, और ये जो है हमारे पास एक ग्राफ है जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है फेज़ चेंज होता है। ठीक है, और एंट्रोपी किस तरह उसमें इन्वॉल्व होती है। तो लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास एक वाटर है, ये आइस का रीजन है, ये लिक्विड का रीजन है, ये आपके पास गैस है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप हीट एंटर करना शुरू करते हैं सिस्टम के अंदर तो उसके अंदर डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। तो विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्टिल आपके पास जो है वो आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई, आइस जो है वो मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में, उसमें कुछ हद तक अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही ख़ास टेम्परेचर पे पहुंचता है, यानी कि 0 सेंटीग्रेड कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड ही है, लेकिन फ़ौरन ही आइस से लिक्विड में जो है आपका जो सारा का सारा आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर राइज नहीं होगा लेकिन हीट एंटर ज़रूर होगी। वो एंटर होके क्या करेगी, वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो हीट जो है अब टेम्परेचर को बढ़ाने में काम नहीं आ रही, वो क्या कर रही है, वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद अगेन जैसे आप टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हीट एंटर होती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे ही एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा, मज़ीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मज़ीद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मज़ीद जो है डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगा। ठीक है, रैंडमनेस। और जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे इसने वेपोराइज होना है, 100 सेंटीग्रेड पे आ गया, 100 सेंटीग्रेड के आप देखेंगे कि फ़र्दर आप हीट एंटर हो रही है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तब वो जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो फेज़ चेंज कर रही है लिक्विड से गैस के दौरान। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ही लिक्विड और गैस में ये चीज़ कन्वर्ट होती है तो एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा गैस की ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे हीट एनर्जी वो इस्तेमाल हो रही है एंट्रोपी चेंज में, जस्ट उस टेम्परेचर नहीं वेरी कर रहा। उसके बाद फिर अगेन जब गैस मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं दैन फिर ये जो है आपके पास सिस्टम चलता है। ओके ओके, एंट्रोपी की जो है वो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन जो है वो बेहतरीन अंदाज से बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन की। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन के मुताबिक एंट्रोपी क्या है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो अपने आप को मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ लेके जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या है वो हमने जो है वो नेक्स्ट जो ओके लेट्स सपोज आपके पास जो है वो 50 जो रेड मार्बल्स हैं बैग के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमने अभी अभी डेफिनेशन की है उसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जांपल के साथ। और आपके पास जो 50 है वो ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, एक बैग के अंदर आपने क्या करना है, आपने बैग के अंदर हाथ डालना है और एक बॉल निकालना है और उसका कलर नोट कर लेना है। ठीक है,
और फिर इसके बाद दूसरा निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, इसी तरह आपने 4 निकालने और उसका कलर नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखने से पहले कि किसकी प्रोबेबिलिटी है जो आपके पास तो इवेंट आया पॉसिबल है, आउटकम्स क्या क्या हो उसकी सकती कितनी हैं, probability है अगर आप उसके सारे होने के की, तो सारे हम निकालेंगे कर उसके सकते हैं। पॉसिबल तो उसकी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये एक ही कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अगर बात करें एक ग्रीन और 3 रेड के, ठीक है, ऐसा आउटकम जिसमें एक ग्रीन और 3 रेड हों, ठीक है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ऐसा हो सकता है कि पहले 3 रेड निकल आए फिर ग्रीन निकल आए, ऐसा हो सकता है कि पहले 2 रेड निकल आए फिर ग्रीन निकल आए फिर रेड निकल आए। ठीक है, इसी तरह करते हुए आप देखेंगे कि आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे ये 4 पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक आया तो आपके पास ये वाली कंडीशन 1 ग्रीन और 3 आर वाला आउटकम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस इवेंट के होने के लिए आपके पास 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 टाइम्स, मैं ये कह सकता हूँ इससे 4 टाइम्स ज़्यादा फेवरेबल है कि ये इवेंट हो जाए। ठीक है, जो आपने अपना एक्सपेरिमेंट किया है तो वो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा फेवरेबल है। इन सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें कि 2 ग्रीन और 2 रेड के निकलेंगे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप इसके अरेंजमेंट्स देखें। ठीक है, तो आपके पास 6 ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो और आपका आउटकम इससे मैच कर जाए। ठीक है, तो ये देखें कि इस आर से ये 6 टाइम्स जो है वो ग्रेटर इसके होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, आसानी है, कोई भी ये 6 इवेंट में से कोई एक हो जाएगा तो आपको जो है आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर 3 और ग्रीन हो और एक रेड हो तो आप देखेंगे कि आपके पास फिर 4 हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर सारे के सारे ग्रीन करेंगे तो इसके लिए एक है, एक अरेंजमेंट है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सबसे ज़्यादा इसके होने के चांसेस हैं। ठीक है, और आप गौर करेंगे कि ये जो है सबसे कम ऑर्डर्ड है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड ये है, उससे कम ऑर्डर्ड ये है और उससे कम ऑर्डर्ड फॉर्म में ये है। तो यहाँ से हम ये नतीजा निकालते हैं, द मोस्ट ऑर्डर्ड आर द लीस्ट लाइकली एंड द मोस्ट डिसऑर्डर इज़ द मोस्ट लाइकली। इसका मतलब क्या है कि बोल्ट्जमैन ने जो हाइपोथेसिस दिया है, अभी अभी बात की है लास्ट में, कि जो आपका सिस्टम है वो इवॉल्व होता है मोस्ट लाइकली जो स्टेट है उसकी तरफ। तो मोस्ट लाइकली स्टेट कौन सी है, डिसऑर्डर्ड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम कहाँ से कहाँ मूव करता है, ऑर्डर टू डिसऑर्डर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यूनिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं असाइन कर सकता हूँ टाइम के साथ। टाइम भी जो है वो एंट्रोपी के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट्स सपोज आपके पास जो है एक ग्लास बॉटल है और वो आपके हाथ से गिर जाता है और वो ज़मीन पे गिरता है, तो क्या होगा, टूट जाएगा। यस, क्या इस प्रोसेस को आप जो है वो बैकवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि वो नीचे टूटा हुआ जो है वो ऊपर जाए और दोबारा जुड़ जाए। दूसरा, क्या हमें पता है कि टाइम की जो है वो डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन है, और वो कौन सी डायरेक्शन है। ये हमारे सवालात हैं जिनको जो हमने देखना है कि टाइम की डायरेक्शन क्या है, टाइम जो है वो हम किस तरफ जा रहे हैं, टाइम कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, हमें कैसे पता लग रहा है कि टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसेस है नेचर में जो कि बैकवर्ड नहीं हो सकते, उसमें से एक एग्जांपल मैंने बताई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि एजिंग है, उम्र का बढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे आपके पास होंगे एग्जांपल देखने चाहिए, तो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो है इंट्रिंसिकली इरिवर्सिबल जो है प्रोसेस होते हैं नेचर में। इरिवर्सिबिलिटी जो है ये एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स में, ठीक है। और इसको जो है वो रिलेट किया जाता है, इरिवर्सिबिलिटी को रिलेट किया जाता है, ठीक है, एंट्रोपी के साथ, एंट्रोपी की मैग्नीट्यूड के साथ। तो एंट्रोपी का आपको मैंने लास्ट में भी जो है हमने पहले भी डिफ़ाइन किया है कि एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ ऑर्डरनेस, ठीक है। अब उसी एग्जांपल में वापस आते हैं, ये थोड़ा सा याद करवाना था पुराना ताकि रिलेट कर सकें। जब बोतल टूटती है अपने पीसेस में तो क्या होता है, डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ती है। ऑब्वियसली पहले वो ऑर्डर्ड थी, अब वो डिसऑर्डर हो गई, बिखर गया, टूट के चूरा चूरा हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि वो पीसेस आपस में खुद ब खुद जुड़ें और जुड़ के दोबारा जो है वो उसका ग्लास बन जाए, ठीक है, कम से कम इस दुनिया में तो नहीं है। अब जो है हमने ये देखना है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसको हम नेचर में देखते हैं और जिसको हम अनडन नहीं कर सकते, यानी कि जो हो चुका है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इन प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और वो कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। अभी अभी हमने देखा कि आपके पास क्या है, ऑर्डर से डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर से ऑर्डर जो है वो खुद ब खुद नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, उसको अनडन नहीं किया जा सकता ऐसे प्रोसेस को, ठीक है। तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो ये प्रोसेस उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी चेंज हो रही है। हमने लास्ट में भी देखा कि किस तरह जो है सिस्टम अपने आप को इवॉल्व करता है टूवर्ड्स डिसऑर्डर्ड स्टेट, ठीक है। और इससे हम फिर क्या कर सकते हैं, इसके साथ टाइम असाइन कर सकते हैं ताकि हमें ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड का जो है पता लगे। यानी कि हम उसको साइन करते हैं, जो ऑर्डर्ड है वो पास्ट है और जो डिसऑर्डर्ड हो रहा है वो आपके पास फ्यूचर है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो असाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसकी एंट्रोपी कम होगी वो जो है शुरू का टाइम होगा, और एंट्रोपी जिस तरह बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि टाइम भी जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो प्रोसेस से जो है वो रिलेट करता है। मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ से आपको पता लगता है कि टाइम जो है वो पास कर रहा है, तो आप उससे रिलेट करते हैं। और प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है कि लेस ऑर्डर से जो है आपके पास हाई जो है, सॉरी, ऑर्डर से लेस ऑर्डर की तरफ जा रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, सिस्टम इवॉल्व होगा तो ही टाइम का एहसास होगा, ठीक है। तो फिर ही पता लगेगा कि पास्ट और फ्यूचर क्या है। अगर सिस्टम इवॉल्व ही नहीं हो रहा है, उसकी एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही है, तो टाइम ठहर जाएगा, टाइम रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी के साथ जो है हम टाइम को एसोसिएट करेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी पहले आपको पता है बिग बैंग है, बिग बैंग से फिर वो जो ऐसा ऐसा एक्सपैंड हो रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि उसका टाइम बढ़ता जा रहा है। अब टाइम, इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि एंट्रोपी जो है जितनी जल्दी एंट्रोपी चेंज होगी, टाइम भी उसी हिसाब से यूनिवर्स का चेंज होगा, एंट्रोपी यूनिवर्स की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो और यूनिवर्स हैं उनका टाइम और हो सकता है, उनकी एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम जो है वो एंट्रोपी से रिलेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है एक और। अगर आप कोई फिल्म मूवी देख रहे हैं, उसको आप रिवर्स कर दें, रिवर्स चला दें, तो आपको जो है एक ऐसा इवेंट हुआ है, जैसे कि अभी अभी हमने ये तोड़ा है, आपने इसकी मूवी बना ली, ग्लास गिरा ज़मीन पे, बिखर गया, चूरा चूरा हो गया, आपने इसकी मूवी बना ली और आपने इसको रिवर्स में चलाया, तो वो क्या होगा, टू ऑर्डर से डिसऑर्डर हुआ। जब डिसऑर्डर से दोबारा ऑर्डर हो रहा होगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मूवी जो है रिवर्स में चल रही है, उल्टा टाइम स्केल में चल रही है, ठीक है। जब सिमेट्री नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्डर से ऑर्डर में जा रहे हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो दोनों सिमेट्रिक हैं, तो फिर तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप रिवर्स कर रहे हैं मूवी को या आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये होगा ऑर्डर से डिसऑर्डर करेंगे, तो जब आप रिवर्स करेंगे, ठीक है,
तो आपको पता लगेगा चूड़ा हुआ हुआ मिल के इनका ग्लास बन गया, तो आपको पता ये पॉसिबल नहीं है। तो आप फ़ौरन यहाँ से ये अज्यूम करेंगे कि आपने वीडियो जो है वो रिवर्स में चलाई हुई है, फॉरवर्ड में नहीं चलाई हुई। जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे आपको पता लगेगा ये टूटा, पहले ऑर्डर था फिर टूटा, फिर आप कहेंगे ठीक है ये वीडियो जो है फॉरवर्ड चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो इस तरह जो है हम एंट्रोपी को जो है टाइम के साथ जो है वो रिलेट कर देंगे। उसके बाद जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो हमारे पास आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स में 4 लॉ हैं। एक है ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़ीरोथ लॉ जो है ये एक्चुअली हमें बताता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जब ए और बी दो जो है बॉडीज़ हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड बॉडी के साथ, तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर बनाने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी सिस्टम में अगर एनर्जी एंटर करते हैं तो वो दो काम करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और दूसरा जो है उससे वर्क डन जो है वो करवा सकती है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई है, उसने क्या किया, उसने दो काम किए हैं, हीट किया और वर्क डन किया। ठीक है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के उस आप इसको जैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने जो है बहुत अफसी ओके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मोस्ट लाइकली जो है वो एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि सारे जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। दूसरा ये है कि कोई आपको अगर रिवर्स करना है इस प्रोसेस को तो आपको जो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो है कि आपके पास यूनिवर्स जो है उसकी जो एंट्रोपी है, ये टोटल एंट्रोपी है, वो जो है हमेशा इंक्रीज़ होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो टोटल एंट्रोपी जो है वो आप निकाल सकते हैं। टोटल एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस इन्वायरमेंट की या सराउंडिंग की जो है एंट्रोपी चेंज, इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर चेंज आया है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है, ये कह सकते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है वो ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड फॉर्म में जो है वो इवॉल्व होना चाहेगा। ठीक है, यानी कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो उस तरफ ये इवॉल्व होगा। तो क्या होगा कि एनर्जी का जो फ़्लो है वो इस तरह से होगा कि सिस्टम को जो है वो डिसऑर्डर्ड जो है किया जा सके। ठीक है, कि एंट्रोपी चेंज होगी, उसमें पॉजिटिव चेंज हो, पूरे जो है आपके पास यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हो। तो इस तरह का फ़्लो जो है वो एनर्जी में होगा। फ़्लो ऐसा नहीं होगा एनर्जी का कि जिसमें एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो। स्पॉन्टेनियसली जो है एनर्जी का फ़्लो इस तरह से होगा कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली ये बताता है कि हमारे पास जो है एंट्रोपी जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ पे होगी। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास तब होगी जब आपके पास सिस्टम जो है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे और कोई कार्बोटेन होंगे जो एट 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे आप जो है एंट्रोपी को जो है वो ज़ीरो ले सकते हैं कि वहाँ पे एंट्रोपी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फर्दर स्टार्ट करेंगे। कोई इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस, आप कर सकते हैं मेरे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।